चलो, तो देखो, जो अपना टॉपिक चल रहा है टू डायमेंशनल मोशन, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक चल रहा था टू डायमेंशनल मोशन। और कल जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, कल मैंने आपसे डिस्कस किया था दो टाइप की होती है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है, और सेकंड था प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, सेकंड हमारा था प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन था। सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति, ये भी मैंने बताया था दो टाइप की होती है हमारे। सर्कुलर मोशन जो है, इसमें भी मैंने आपको दो टाइप बताए थे। कौन कौन सा? एक तो बताया था यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है इसे, फर्स्ट वाले को कहते हैं एक समान वृत्तीय गति, और सेकंड को क्या कहा जाता है? असमान वृत्तीय गति। मुझे आप एग्जाम्पल बता दो, एग्जाम्पल बता दो फर्स्ट का और सेकंड दोनों का। कल बताए थे मैंने आपको, फर्स्ट जो मोशन है उसका एग्जाम्पल और सेकंड का बताएं भाई। मैंने आपको बताया था कोई, जैसे अर्थ है, अर्थ सन के चारों ओर रोटेट कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लेकिन अगर कोई भी स्टोन है, उसको अपन वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों? ये इसका रीज़न भी बताया था। ये जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ, हाँ, यहाँ पर क्या रहता है? वेलोसिटी सबसे ज़्यादा रहती है, और यहाँ पर वेलोसिटी सबसे क्या रहती है? कम रहती है। कितनी वेलोसिटी रहती है? √5 r g। और यहाँ पे कितनी रहती है? रूट, हाँ, बीच में जो है कितनी होती है? √3 g r। ठीक है, तो ये यहाँ पे वेलोसिटी जो रहती है वो इतनी रहती है, यहाँ पर इतना रहता है, और यहाँ पर रहता ही है। ठीक है, ये याद रखना। आपसे कभी पूछ लिया जाए वर्टिकल सर्किल के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है, और उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पे, और हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी जो है वो मिनिमम होती है, कम होती है। ठीक है, अच्छा एक बात और पूछता हूँ मैं इसी से रिलेटेड, पोटेंशियल एनर्जी, हाँ मिनिमम नीचे होगी, मैक्सिमम ऊपर होगी। क्यों नहीं होगी? पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है? हाइट की वजह से। हाइट ज़्यादा कहाँ पर है? ऊपर की तरफ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कहाँ पर होगी ये बताओ अब? हाँ, ये नीचे होगी। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं बता रहा हूँ आपको, कि जैसे आपको, आपने स्टोन को घुमाया और वो इस तरीके से यहाँ पर गया। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर जाते वक्त जो टेंशन है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। टेंशन क्या हो चुका है? जीरो। तो वो किस डायरेक्शन में आएगा? नीचे की तरफ आएगा। वो डायरेक्टली जो है वो कहाँ गिरेगा? नीचे की तरफ। इसके दो तीन जो है क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछे हैं। जैसे पेंडुलम जब मैं पढ़ाता हूँ, सिंपल पेंडुलम, तो मैं कहता हूँ कि भाई मैक्सिमम पॉइंट पे चला गया, अब इस डोरी को अपन कट कर दें। पेंडुलम इस तरीके से, इस डोरी को यहाँ से क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। तो कट कर देने पर मैक्सिमम पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से जाएगा, नीचे गिरेगा। कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ गिरेगा ये, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो चुकी है? जीरो हो चुकी है मेरे बच्चे। क्या हो चुकी है? हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ कट करते, ये यहाँ पर है पेंडुलम, अब कट करते तो कहाँ जाता? थोड़ा सा टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा, है ना? टेंजेंशियल, क्योंकि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी थी, कुछ वेलोसिटी थी। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन की हमने कल डिस्कस किया था। एक बात और डिस्कस करी थी कि भाई कोई भी जो है, कोई भी प्लेन, प्लेन सरफेस है, लेकिन वहाँ पर जो आपने रोड बना रखी है वो ये इस तरीके से सर्कुलर बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट कैसे? जैसे मैंने व्हीकल की बात करी थी, कार की, कि कोई कार है, ठीक है, वो इसके ऊपर नहीं फिसले। ये इस तरीके से कार जो है, कार की बात करी थी, ये लो,
ये इसका कुछ टायर हो गए ऐसे, ये लो, ठीक है, ये कुछ कार इस तरीके से हो चुकी है। तो मैंने पूछा था आपसे कि चाहे कार हो चाहे बाइक हो, ठीक है, सर्कुलर पाथ है लेकिन वो प्लेन है, लेकिन वो क्या है, प्लेन है, उसके ऊपर जो है वो फिसले नहीं, इसकी क्या कंडीशन होती है, स्किड ना करे, स्किड ना करे, क्या कंडीशन होती है इसकी, जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है जो कि होता है म्यू एम जी, वह सेंट्रिपिटल फोर्स से क्या होना चाहिए, ज़्यादा, म्यू एम जी ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए स्क्वायर बाय आर, ठीक है, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से वी निकाल सकते हो, लेस देन इक्वल म्यू आर जी, और वो किस में, रूट में, है कि नहीं, क्लियर है कंसेप्ट, एकदम क्लियर कंसेप्ट है। एक चीज़ और बताई थी आपको कि जब सर्कुलर मोशन हो रही है, जब सर्कुलर मोशन हो रही है तो दो तरीके के एक्सेलरेशन आते हैं, कितने, लीनियर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन आता है जिसे लीनियर एक्सेलरेशन हिंदी में रेखीय त्वरण कहा जाता है, ठीक है, लेकिन सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति में दो प्रकार के त्वरण आते हैं, एक्सेलरेशन आते हैं, ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन होता है इसे कहा जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि dv बाय क्या होता है, dt, और जो अंदर की तरफ लगता है उसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल, हिंदी में कहा जाता है अभिकेंद्रीय त्वरण, क्या कहा जाता है बच्चे, अभिकेंद्रीय त्वरण। तो इसे जो है बताया जाता है इस तरीके से, और ये जो होता है ये ओमेगा स्क्वायर और आर, ये होता है आपका ओमेगा स्क्वायर आर, और इस एक्सेलरेशन की वजह से अंदर फोर्स लगता है जिसे अपन क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, क्योंकि F इज इक्वल टू एम में होता है, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, या अगर ओमेगा को रिप्लेस कर दें वी से तो अपन एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आ गया समझ में। हाँ, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है यानी कि अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, वो कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में, हाँ, कौन सा फोर्स अपने को प्रोवाइड करवाता है। तो मैं एक एक बच्चे से पूछूंगा। सबसे पहले छोटू, मैग्नेटिक जो फील्ड होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है सर्कुलर पाथ पे, तो वहाँ पर हमें जो फोर्स मिलता है सेंट्रीपिटल, वो किससे प्रोवाइड होता है, चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक जो है फोर्स के थ्रू। आप बताएं बच्चे, अर्थ जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, तो वहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, हाँ, ग्रेविटेशन, वेरी गुड, ग्रेविटेशन के थ्रू मिलता है, ठीक है। आप बताओ बच्चे मुझे, सर्कुलर पाथ है उस पर कार टर्न ले रही है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स किसके थ्रू मिलता है, हाँ, फ्रिक्शन, किसके बीच में फ्रिक्शन, टायर और सरफेस के बीच में, ठीक है, टायर और सरफेस के बीच में। तो ये जो एग्जाम्पल थे सारे के सारे, ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा होता है, वो भी इसी वजह से होता है। ये सारे जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल किसके हैं, सारे एग्जाम्पल किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब हम बात करते हैं किसकी, सेंट्री फ्यूगल फोर्स की। तो कल हमारा डिस्कशन चला था इसके ऊपर कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है वो एक शूडो फोर्स है। छोटू ने 2-3 बार पूछा था, बोला सर चलो पता चल गया, अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो किसके थ्रू मिल गया, ग्रेविटेशन के थ्रू, किसके थ्रू, ग्रेविटेशन के थ्रू। लेकिन सर जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है, जो बाहर की तरफ है अपकेंद्रीय बल, वो हमें कहाँ से मिलता है। तो मैंने इसका आपको रेफरेंस दिया था कि न्यूटन जो है, न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं, और न्यूटन के 3rd लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब एक फोर्स लग रहा है तो दूसरा तो लगेगा। तो न्यूटन ने ऐसे फोर्सेस को शूडो फोर्स माना, क्या माना, हाँ, इन्हें छदम बल कहा जाता है। जो आपका सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है यानी कि अपकेंद्रीय बल होता है, इसे शूडो फोर्स कहते हैं। एक्चुअल में पता नहीं चलता इसका, ठीक है। तो छदम बल माना गया, शूडो फोर्स माना गया। ये जो है बाहर की तरफ लगता है, इसके कई एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ठीक है। जो बाइक होती है, बाइक 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 का जो पिछला जो टायर होता है, ठीक है, बाइक जो है उसका पिछला जो टायर है, देखो ये कार भी है, कार या बाइक जब हम इनकी बात करते हैं तो जो पिछला टायर है, तो देखो यहाँ पे गार्ड लगाया हुआ है, मड गार्ड जिसे कहा जाता है।
बाइक होती है उसके टायर या पे लाइट लगी हुई होती है, यहाँ पे गार्ड लगा हुआ रहता है, इस तरीके से कुछ गार्ड लगा हुआ रहता है, ठीक है। या फिर कुछ थोड़ी अच्छी पावर बाइक्स वगैरह आती है तो वो यहाँ पर ही लगा देते हैं आजकल, ठीक है। प्लास्टिक का होता है ये गार्ड, ठीक है। तो ये गार्ड क्यों लगाया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, हिंदी में कहा जाए अपकेंद्रीय बल के कारण। जब बाइक आपकी कीचड़ वगैरह जो है वहां से निकलेगी तो आपका जो टायर है रिवॉल्व कर रहा है, तो वो क्या करेगा, जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगता है, बाहर की तरफ। तो जो आपका जो भी होगा कीचड़ वगैरह जो भी है उसको साथ ले आएगा ऐसे। अगर आप इसको हटा दें ना, जैसे कई बच्चे होते हैं रेसिंग वेसिंग करना चाहते हैं, हाँ जज्बाती हो जाते हैं, मॉडिफाई कराते हैं, तो वो उसको हटा देते हैं यहाँ से। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर कोई पीछे यहाँ पे बैठा दिया जाएगा, सेकंड नंबर जो सीट होती है वहाँ पे किसी को बैठा दोगे, तो हाँ ये जो है कीचड़ इस तरीके से आएगा आप पे, ठीक है। हाँ वो मैंने तो एक्सपीरियंस किया है ना वो, ठीक है। हाँ तो ये चीज़ जो है ऐसा होता है, इस वजह से वो जो गार्ड होता है ना, नहीं इस वजह से वो गार्ड लगाया जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो होती है ये फिजिक्स से ही रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा छोटे बच्चे, ठीक है। इसके अलावा जो एग्जाम्पल, जो सरस वगैरह डेयरी है या फिर जो डेयरी के प्लांट्स होते हैं अच्छे खासे बड़े, वहाँ पर आप देखना एक मशीन रखी जाती है मिक्सिंग करने की। जैसे हम घरों में क्या छाछ वगैरह जब बनाते हैं, तो छाछ वगैरह बनाने के लिए जो है वो जो राई क्या रई कहा जाता है, हाँ बिलोनी कहा जाता है उसको, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड। तो उसको बिलोया जाता है, तो आपने देखा होगा कि उस प्रोसेस से क्या होता है, जो मक्खन होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है, लूणिया घी कहते हैं जिसे, ठीक है। हाँ हाँ, वो बाहर की तरफ आ जाता है। तो वहां पर भी फोर्स कौन सा लग रहा है? अपकेंद्रीय, बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कहने का मतलब सारी जगह यही फोर्स लग रहा है। तो इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए, ठीक है। एक चीज और देखें, सिर्फ आप जो है डायग्राम है, डायग्राम को देख लेना, ये मैं बता चुका हूँ, ये आपको कल बता चुका हूँ, ठीक है। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो चारों तरफ घूमता रहता है मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो QVB होता है। और ये किसके बराबर होता है? अभी तो आपने बताया था फर्स्ट नंबर पे कि सर चुंबकीय बल लगता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है अभिकेंद्रीय बल, वो मैग्नेटिक फोर्स से मिलता है। तो यहाँ से जो है अपने को पता चल सकता है QVB बराबर क्या होता है, mv²/r, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपसे, मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा फोर्स लगता है? QVB, डायरेक्ट, B मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। अच्छा, कोई भी कार होती है, आपने देखा होगा दो तरीके के, एक तो आपके बनाए जाते हैं कुछ जहाँ पर पानी वगैरह ज़्यादा बहाव क्षेत्र होता है, बहाव क्षेत्र होता है, उस जगह ऐसी कुछ पुलिया वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। और जो आपके फ्लाईओवर्स होते हैं वो कुछ इस शेप में बनाए जाते हैं। ये आपका जो है कॉनकेव है, और ये वाला जो शेप है कॉन्वेक्स है, जिसे अपन कह सकते हैं उत्तल, और ये जो है आपका अवतल। तो अगर कोई भी कार है वो कॉनकेव ब्रिज है उसके ऊपर मूव कर रही है, तो देखो क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। वैसे फॉर्मूला तो हमारे यही काम का है, मैं डायरेक्ट आपको कह सकता था, जो रोड है ना, रोड वो इस कार के ऊपर रिएक्शन लगा रही है, उस रिएक्शन के बारे में पता रखो, यहाँ पे प्लस में आता है। मैं डायरेक्ट आपको ऐसा कह सकता था कि mg cos θ + mv²/r, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता भी देते हैं। ये कार इस तरीके से चल रही है, आप सभी को पता होना चाहिए W = mg हमेशा कहाँ लगता है, आप खुद बना सकते हो ये, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है खुद बना सकते हो। रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो रिएक्शन फोर्स लगेगा ऐसे। ये सेंटर के अकॉर्डिंग अपन ने थीटा एंगल ले लिया क्योंकि थीटा एंगल पे थी। अगर ये थीटा है तो आपको पता है mg के दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि इस रिएक्शन फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसको कोई बैलेंस तो करेगा, तो बैलेंस करेगा थीटा एंगल पे, वो होता है mg cos θ, थीटा के पास वाला mg cos θ, और ये जो होता है ये होता है आपका mg sin θ। तो हमें इससे अभी कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करना है। तो देखो रिएक्शन फोर्स जो है ये लिख दिया, ये इस साइड लग रहा है नीचे की तरफ,
इसलिए माइनस में लिखा है इसको, r माइनस एम जी कॉस थीटा। और इसी की वजह से हमारे पास क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एम जी कॉस थीटा उधर जाएगा तो रिएक्शन आ जाएगा। तो कहने का मतलब आप ये खुद भी बता सकते हैं, अगर आपसे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आगे अभी क्वेश्चन आएंगे इसके, पूछा जाता रिएक्शन फोर्स कौन सा है, आप खुद बता सकते हैं इसको बना के। अब जैसे हम बात करें दूसरे वाले की, सेकंड की बात करें, सेंट्रीपिटल फोर्स कॉन्वेक्स ब्रिज में, कॉन्वेक्स में देखें तो देखो रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर, W बराबर एम जी लगेगा नीचे, इसको बैलेंस करेगा कौन, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, बस हो गया ये, सेंट्रीपिटल फोर्स एम जी कॉस थीटा माइनस आर, एम जी कॉस थीटा माइनस आर। ठीक है, एम जी कॉस थीटा माइनस आर बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वैसे बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर अपॉन आर या ओमेगा स्क्वायर आर होता है। तो चलो इसे बता दिया है वैसे आपको, एम आर ओमेगा स्क्वायर बता दिया है, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, ये भी बता दिया है ना। हटाओ इसको। हाँ, टेंजेंशियल फोर्स, जैसे आप पत्थर को घुमा रहे एकदम से छोड़ेंगे तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है तो टेंजेंशियल फोर्स लगता है एम ए टी। ए टी बता दिया है, ए टी क्या होता है, डी वी बाई डी टी। ठीक है, डी वी बाई डी टी। अगर आपको टोटल फोर्स चाहिए तो दोनों फोर्स को ऐड करना पड़ेगा। हटाओ इसको। हाँ, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जहां पर v बराबर u प्लस ए टी होता है, v बराबर, तो जो आपकी इक्वेशंस होती हैं v और u की जगह ओमेगा 1 और ओमेगा 2 लिख दिया जाता है, क्योंकि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 किसको बताते हैं, वेलोसिटी को ही तो बताते हैं। तो जहां वेलोसिटी आती है वहां पे वेलोसिटी लिख दो, जहां पर एक्सेलरेशन आता है वहां पे अल्फा लिख दो। दिक्कत क्या है इसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोशन इन वर्टिकल सर रहने वाली है, देखो देख लेते हैं यहाँ पे मिनिमम पॉइंट जो होता है वहाँ पे वेलोसिटी कहाँ है बच्चे, रूट में 5 जी एल, एल वो है डिस्टेंस है, आर हमने रूट में 5 आर जी बताया था। ठीक है, चलो छोड़ो ये सब बता दिया आपको। तो ये तो बात हुई किसकी, सर्कुलर मोशन की। किसकी बात हुई, 2 सेकंड में देखना चाहें तो अपन फटाफट सारी चीज़ें इसको रिवाइज भी कर सकते हैं कि क्या क्या मैंने बताया। मैंने आपको सर्कुलर मोशन में बताया 2 टाइप की होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म और, यूनिफॉर्म के अंदर कांस्टेंट क्या होता है, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है बच्चे, 0। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, हाँ एक्सेलरेशन आता है, और 2 टाइप के एक्सेलरेशन आते हैं वहाँ पर। ठीक है, 2 टाइप के एक्सेलरेशन आते हैं। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, विस्थापन के बारे में। यहाँ पर विस्थापन को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोणीय विस्थापन, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, जिसे हम थीटा से बताते हैं। जिसे हम किससे बताते हैं, थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे हम थीटा से बताते हैं, एंगल्स की टर्म में बताया जाता है। और आप सभी को एंगल का फॉर्मूला तो पता होगा क्या होता है, हाँ एंगल का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन, ये रहा आर्क ये रहा रेडियस, तो रेडियस को यहाँ भेज दोगे तो आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एंगल जो होता है उसको रेडियन में मेजर किया जाता है, किसमें, मेजर में मेजर किया जाता है, रेडियन के अंदर। ठीक है, डायमेंशन लेस होता है, विमाहीन होता है। ठीक है, और जब हम ये जो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिला है इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष, तो उसे वेलोसिटी कहा जाता है, वेग कहा जाता है, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। देखो डी थीटा बाय डी टी, रेडियन पर सेकंड हो जाएगी यूनिट, डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, t-1 आ जाएगा। दोनों के दोनों जो हैं वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। और अगर हम ओमेगा जो आता है जिसे अपन एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं उसका भी डिफ्रेंसिएशन कर दें, उसका भी डिफ्रेंसिएशन कर दें, तो मेरे बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है जिसे अल्फा कहते हैं। अल्फा का ए के साथ रिलेशन क्या होता है, ए बराबर अल्फा इंटू आर। और इसी तरीके से वेलोसिटी जो होती है एंगुलर वेलोसिटी, उसका नॉर्मल यानी कि लीनियर वेलोसिटी से क्या रिलेशन होता है, v इज इक्वस टू ओमेगा आर। v इज इक्वस टू क्या होता है, ओमेगा आर। आया समझ में, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अपन बता चुके हैं, जैसे कि प्लेन रोड है
प्लेन रोड है, ठीक है, ये रुको, स्कीडिंग ऑफ व्हीकल ऑन ए लेवल रोड, यानी कि प्लेन रोड है, उसके ऊपर अगर कोई व्हीकल है वो स्किड ना करे, उसकी क्या कंडीशन होती है? फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, किससे? सेंट्रीपिटल फोर्स से। यहाँ तक कि हम खुद भी स्किड नहीं करें ऐसी रोड पे, उसके लिए भी यही होना चाहिए, ठीक है। तो सारे के सारे ये जो कंडीशन है वो अपन ने इसके बारे में डिस्कस किए। अब इसका सेकंड टाइप और देखते हैं, जो कि है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मेरे बच्चे, इसको बताने से पहले थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ कि आखिर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। देखो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको इस तरीके से थ्रो किया जाए, कि वो एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों के अंदर ही मोशन करे, एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में ही मोशन करे, और जब वो मोशन कर रहा है तो एक पैराबोलिक पाथ मिले। क्या मिले? हाँ, एक पैराबोलिक पाथ है, यानी कि परवलयाकार जो है वो पथ मिले। तो इस प्रकार के मोशन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहा जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। इस तरीके के जो मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे फेंकते हैं तो देखो वो ऊपर भी जा रहा है, यानी कि वाई डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में भी जा रहा है, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और वो आगे भी जा रहा है। इसीलिए इसको टू डायमेंशन मोशन कहा जाता है। दोनों जो एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, समझ रहे हो? तो इसीलिए इसको कहा जाता है टू डायमेंशन मोशन। इसकी कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होती हैं जिनके फॉर्मूले हम डायरेक्ट अभी यहाँ पे देखेंगे। जितने टाइम तक ऑब्जेक्ट हवा में रहता है, ठीक है, हवा में रहता है, उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, हिंदी में कहा जाता है उड्डयन काल। क्या कहा जाता है? उड्डयन काल। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, इसके बराबर होता है। वो आप कहेंगे सर ये क्या है भाई? हाँ बिल्कुल, जब भी किसी वस्तु को फेंकोगे तो थोड़े टाइम तो वो ऊपर जाएगा, एक मैक्सिमम पॉइंट तक वो ऊपर जाएगा, उसके बाद वो कहाँ? नीचे आना स्टार्ट कर देगा। तो जितने टाइम में वो ऊपर गया उसको टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं ठीक है, चढ़ने का टाइम। और उसके बाद नीचे आता है, ठीक है, तो उतार का समय कहा जाता है इसको, चढ़ाव काल, या फिर उतार का ये पहले वाला चढ़ाव काल, दूसरा जो है उतार का समय, इस तरीके से कहा जाता है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस जितनी कवर करता है इसको रेंज कहा जाता है, परास। क्या कहा जाता है? रेंज, यानी कि परास कहा जाता है, रेंज कहते हैं इसको। ये जो है, ये डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट जो वो अटेन करता है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट होती है, इसका भी अभी अपन फार्मूला वगैरह यहाँ पर देखेंगे क्योंकि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो चुके हैं। कितने? क्यों हुए कंपोनेंट? हाँ, एक्स के डायरेक्शन में भी जा रहे हैं और वाई के डायरेक्शन में। तो ये वाला जो है ना कंपोनेंट, इसको अपन बताएंगे यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, यू कॉस थीटा। और ये वाला जो होगा इसे किससे बताएंगे? यू साइन थीटा, ठीक है, यू साइन थीटा। तो कुछ ये जो टर्म्स होती हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, अब देखो एग्जाम्पल बहुत सारे इसके, जैसे जो आपका जेवलिन होता है, जेवलिन को थ्रो करते हैं, या फिर जो बॉम्ब होता है, बॉम्ब को थ्रो किया जाता है, उसकी भी इसी तरीके की मोशन होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, एरो जाता है, एरो जो है, एरो भी कुछ इसी तरीके से जाता है। वो सारे के सारे एग्जाम्पल इसी के हैं। और हमें सिर्फ फार्मूला याद रखने हैं। अगर फार्मूले पूछ ले तो हमें फार्मूले याद रखने, कोई डेरिवेशन वेरिएशन जो है वो देखना नहीं है। समझ रहे हो क्या तुम? है छोटू, समझ रहे हो? देखो, तो यहाँ पर जो है, हाँ, कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर कंसीडर की जाती है। जब प्रोजेक्टाइल मोशन अपन मानते हैं तो कुछ चीज़ें कंसीडर की जाती है। जैसे अर्थ है, अर्थ वैसे तो गोल है,
लेकिन हम क्या मानते हैं कि अर्थ बिल्कुल क्या है, फ्लैट। ठीक है, अर्थ को फ्लैट माना जाता है। देखो, द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल, कर्वेचर का इफेक्ट नहीं लेते। ठीक है, गोल का वो इफेक्ट नहीं लिया जाता। रेसिस्टेंस नहीं लेते, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको जब अपन थ्रो कर रहे हैं तो हम रेसिस्टेंस भी नहीं लेते कि रेसिस्टेंस हो रहा है, प्रतिरोध हो रहा है। अर्थ का जो रोटेशन होता है उसकी जगह से कोई भी इफेक्ट आएगा वो भी हम कंसिडर नहीं करते, कंसिडर नहीं करते। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट माना जाता है पूरे के पूरे पाथ के अंदर। वैसे आपको पता है कांस्टेंट नहीं होता, ऊपर जो है कम होगा, नीचे क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो है इसके कुछ एजप्शन लिए जाते हैं। बाकी मैंने जो आपको एग्जांपल दिए, बुलेट, एरो वगैरह, जेवलिन वगैरह, सब वही है। ठीक है, अच्छा, ये जो इसका पाथ होता है इसको ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेजेक्ट्री। जो इसका पथ होता है उसे ट्रेजेक्ट्री। देखो, 3 टाइप की होती है, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहा गया है इसने, दूसरे नंबर पर हॉरिजॉन्टल, तीसरे पे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। लेकिन हमें ज़्यादातर यही पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर जो है फर्स्ट वाला जो केस है वही पूछा जाता है। जो इसका पाथ होता है, जो इसका पाथ होता है, देखो इसका जो पाथ होगा उसके लिए इक्वेशन दी जाती है एक्स और वाई की इस तरीके से। देखो, एक्स की जो इक्वेशन दी जाती है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, अगर आप लिखना चाहते हैं ना लिख ही लो इसको, लिखो प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि फॉर्मूले याद तो रहेंगे नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ फॉर्मूलों से मतलब है। लिखो प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति, और इसमें लिखना सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, जो उसका पथ है, पथ का समीकरण होता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और आप ये डायग्राम बना ले पहले, ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये डायग्राम बनाए, फर्स्ट डायग्राम जो है इसे बनाए फटाफट, है ना। ये वाला जो डायग्राम है ये एक बार बना लो। बाकी आता कैसे, ये सब अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे आता है, क्यों आता है, अभी इतना टाइम भी नहीं है हमें, तो सिर्फ डायरेक्ट जो है चीज़ों को देखना है यहाँ पे। हाँ, फिर क्या वो ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो है आपको 2 चीज़ें नोट करनी है। एक तो x जो है हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए x की वैल्यू क्या आ रही है। वर्टिकल मोशन जो है, वर्टिकल मोशन, वहाँ पर y की वैल्यू क्या आ रही है, ये लिख लेना। ठीक है, वर्टिकल मोशन के लिए y की वैल्यू, ये 2 चीज़ें नोट कर लेना। आपको थीटा वगैरह दिया जा सकता है, पूछ सकता है कभी। ठीक है, कर लिया नोट, इसे नोट कर लिया है तो कर लो, एक बार नोट कर लो इसे, एज इट इज़ नोट कर लो। मतलब कुछ ज़्यादा ही डीप में जाएगा तो, बाकी तो ऊपर से ही पूछा जाता है। जो बना रखा है सिर्फ यही नोट करना है और कुछ नहीं। हाँ भाई सोनलाल, कहाँ सपनों में खो गए क्या तुम्हें। अच्छा अच्छा, हाँ तभी ये ऐसे कर रहा था, हैं पृथ्वी। चलो, तो इसके बाद जो है आगे डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। हाँ, कौन सा। हाँ, देखो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है, आर का फॉर्मूला ये भी लिखे, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वस टू यू स्क्वायर। ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है, ये भी बता देता हूँ, एनडीए में ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ लेगा। हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हॉरिजॉन्टल रेंज का आपके फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ये कंप्लीट टाइम जो है ना, ये लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी।
टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब आपसे टाइम ऑफ एसेंट पूछ ले तो टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा, u साइन थीटा बाई जी। भाई आधा हो जाएगा ना उसका, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। बाकी आर तो लिख ही लिया है आपने, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, हॉरिजॉन्टल रेंज जिसे कहा जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज जिसे कहते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ लेता है हॉरिजॉन्टल रेंज की। तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब 45 हो जाएगा, है ना, जब ये 45 हो जाएगा। इसके अलावा जो हाइट अटेन करता है ये जो हाइट अटेन करता है, अभी देख लेंगे, हाइट का ही फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे। मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ये रहा मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट जो होता है ये जो अटेन करता है उसका फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नहीं, स्क्वायर स्क्वायर नहीं किया बच्चे, ये देखो ये फाइंड आउट किया जाता है, स्क्वायर वगैरह नहीं करते, ये पूरा प्रोसीजर है फाइंड आउट करने का। जैसे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लगाया। अब यहाँ पर देखा जो फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर जाके जीरो हो जाएगा तो जीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी अपन ने क्या दी थी, क्योंकि आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, सॉरी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यू साइन थीटा हो गई, ऊपर की तरफ जा रहा है, हाइट बढ़ रही है, तो हमने यू साइन थीटा को कंसिडर किया, ना कि यू कॉस थीटा को, ठीक है। और हाइट जो है वो अपन ने कैपिटल एच मान रखी है, एक्सेलरेशन जी ही माना जाता है, बस सॉल्व कर लिया। तो वैसे तो इनको प्रॉपर सॉल्व करके ही निकाला जाता है, लेकिन हमें अभी इतना दिमाग तो लगाना नहीं है, हमें तो डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। रेगुलर जो क्लास है उसके अंदर अपन कंप्लीट सॉल्व करके बताते हैं इसको। चलो, तो ये जो है ये आपका मोशन इन 2 डायमेंशन था। कुछ क्वेश्चंस जो है वो देखने की कोशिश करेंगे इसमें कि क्या हो पा रहा है। हाँ हाँ हाँ, चलो आप पूछ लेना, है ना, लास्ट में पूछ लेना। हाँ बच्चे इधर देखो, फर्स्ट फर्स्ट का बताओ। हाँ, 3 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस, हाँ वो माइनस आ जाएगा ना इधर, 3। अब बच्चे एक चीज़ याद रखो, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिखवाए उनमें सब में प्लस आ रहा था, सब में क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर माइनस आ रहा है, तो पहले तो साइन जो है थोड़ा सा चेंज होगा, है ना, बाकी उसी से कर सकते हो। आपने कर दिया 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 0 हो गया, ठीक है, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, ठीक है। और x का करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो गया। यहाँ पर वैल्यू जो है, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब जो है वो तो 0 हो जाएगा, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, ठीक है। और y का क्या हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 3ax हो जाएगा। तो ये माइनस जो है, माइनस साइन की वजह से थोड़ा चेंज आ सकता है। अब इसको बेसिक से करते हैं, बेसिक से करा तो ये हो गया, ये हो गया 3y स्क्वायर, यहाँ पर 3a, x का हो गया कितना, 1 हो गया, तो y लिख दो, उसी से कर रहा हूँ बच्चे, छोटे बच्चे, ठीक है। माइनस लगाया, इसके बाद 3a लिखा, x जो है x को एज इट इज लिख दिया, y का करा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स आएगा, ठीक है। चलो अब जो है अपन dy बाई डी एक्स को ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बन गया, 3y स्क्वायर माइनस 3x, बिल्कुल यही आ रहा है नीचे, नीचे हमने यही लिखा। हाँ हाँ, 0 नहीं किया तो गलत है तुम्हारा, हाँ बाकी आंसर आ रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, हो जाते हैं, है ना। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 देखें सबसे पहले।
सबसे पहले वन देखें। ये कह रहा है कि इफ़ ए बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, यानी कि एक सर्कल के अंदर घूम रही है कोई वस्तु और उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट है और वो v है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म जो है आपकी सर्कुलर मोशन दिया हुआ है। एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, ओमेगा। बता दो ओमेगा क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी है ना, v इज इक्वस टू ओमेगा आर, तो ओमेगा इज इक्वस टू वी अपॉन आर। सी हो गया, सीधा खत्म करो इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताओ। हाँ, कौन सा? हाँ भाई, body is moving in a circle of radius. If a body is moving in a circle of radius r with a constant speed v, its angular velocity v is equals to होता है r ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या हो गया? ओमेगा बराबर v बाय आर। ओमेगा बराबर जो है वो अपन वी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर कहाँ लिखते हैं? उसे छोड़ो, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? हाँ तो बस यही तो लिखा है अपन ने। अरे कैसी बात कर रहे हो छोटू, फालतू बातें कर रहे हो। इधर देखो, फॉर्मूला जो होता है v बराबर आर ओमेगा होता है। कहाँ? वैल्यू कहाँ से रखेंगे ओमेगा की? क्या करना चाह रहे हो? ओमेगा ही तो पूछना चाह रहा है वो, और क्या? यही तो फॉर्मूला होता है। कहाँ होता है? ओमेगा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मैंने तो कहीं नहीं सुना। वो तुम देखते जाओ कहाँ होता है, ठीक है? छोटू कंफ्यूज कर रहे हो फालतू। हाँ भाई बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड बताओ फटाफट। द रेशियो ऑफ एंगुलर, दो रेसिंग कार है M1 M2, उनका मास है, मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस R1 R2, देयर स्पीड आर सच दैट ईच मेक्स ए कंप्लीट सर्कल इन अ सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हाँ तो वन द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड, भाई स्पीड तो क्या रहती है? कांस्टेंट ही रहती है, तो वो तो 1:1 ही आएगा, ठीक है? अच्छा देखो, कुछ ही क्वेश्चन अपन देखेंगे इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा, ठीक है? हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है? अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। ये कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, मतलब उसकी वेलोसिटी सेम है, वो सर्कल में घूम रही है। हाँ, मास कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो कितना हो गया? दोनों ही सेम हो रहे हैं, तो एनर्जी मोमेंटम दोनों कांस्टेंट हो गए, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 बताओ भाई। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कल। हाँ, आगे क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? हाँ, अ बॉडी ऑफ मास है मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है उसकी,
एंगुलर वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसी है, कांस्टेंट है कहने का मतलब। द मोशन ऑफ द बॉडी हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। भाई यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी हैज कांस्टेंट वेलोसिटी होगी ना, वेलोसिटी होगी, वो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पहले ही बोल रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। लोएस्ट पोजीशन अभी करके आए अपन। हाँ, लोएस्ट पोजीशन में ऐ- ऐसा है, ऐसा है, कॉनकेव ब्रिज है। अच्छा कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स ब्रिज है। कार चल रही है, ठीक है, इस तरीके से कार वार चल रही है। ये लो, W बराबर mg कहाँ लगा, नीचे। ये जो है रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। इफ द ओवर ब्रिज इज कॉनकेव इंस्टीड ऑफ बीइंग कॉन्वेक्स, कॉनकेव ये बच्चे, कॉन्वेक्स कहाँ करवा रहे हो, द थ्रस्ट ऑन द रोड, हाँ उल्टा करवा रहे हो तुम। ठीक है, कॉनकेव है। इफ द ब्रिज इज कॉनकेव इंस्टीड ऑफ बीइंग कॉन्वेक्स, कॉनकेव है यानी कि अवतल है, तो अवतल है तो इस तरीके का बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ए हो जाएगा। यहाँ पर कार है, W बराबर mg कहाँ लगेगा, नीचे। रिएक्शन फोर्स लगेगा कुछ ऐसे, ये रिएक्शन फोर्स लग गया। ठीक है, रिएक्शन फोर्स लग गया तो यहाँ पे तो R माइनस एम जी कॉस थीटा, यही तो होता है, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो प्लस हो जाएगा, बिल्कुल प्लस हो जाएगा। ये कहना चाह रहा था, मतलब ऐसे फालतू ही कंफ्यूज कर रहा है ये कह रहा था कि उत्तल है ना, उत्तल जो है, उत्तल नहीं है ब्रिज, उत्तल की बजाय अवतल है, अवतल है। और क्या, बजाय के बजाय, इंस्टेड ऑफ के बजाय। ठीक है, वेरी गुड। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है, बता दें, पहले भी बताया आप लोगों ने। ये कह रहा है कि एक साइक्लिस्ट है, एक साइक्लिस्ट है, वो टर्न ले रहा है और बैंड होता है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ बैंड हो रहा है, वाइल ए कार पैसेंजर टेकिंग सेम टर्न। हाँ, बहुत बढ़िया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इसका रीजन है, बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, चलो भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 भी ठीक ठाक है। अ कार समटाइम ओवर टर्न्स वाइल टेकिंग ए टर्न, व्हेन इट ओवर टर्न्स, मतलब एक कार जब टर्न लेती है तो उसके टायर जो होते हैं उठ जाते हैं। कौन से, बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा, ओवर टर्न मतलब है स्पीड में टर्न ले रही है, तो उस दौरान आपने देखा होगा कार के जो टायर्स होते हैं वो उठ जाते हैं हवा में बहुत बार, है ना। तो नहीं, आप जो है, आप तो कंसेप्ट लगाओ फिजिक्स का, आप फिजिक्स का कंसेप्ट लगाओ, बाहर वाले होते हैं अंदर वाले, इसे छोड़ो, फिजिक्स का कंसेप्ट लगाओ। हाँ, जब वो टर्न ले रही होती है तो कौन सा फोर्स ज्यादा होता है, हाँ, है ना, वो बाहर की तरफ ज्यादा होगा। तो अंदर जो है, अंदर के टायर उठेंगे या बाहर की तरफ, अंदर वाले उठते हैं, वो इस तरीके से, इस तरीके से रिवॉल्व होती है, क्योंकि बाहर की तरफ तो फोर्स लग रहा है ना, बाहर वाले तो रहते हैं, अंदर वाले जो है वो उठ जाते हैं। ठीक है, और मूवी वगैरह देखा करो थोड़ी, हॉलीवुड जो है, हॉलीवुड की मूवी देखा करो थोड़ी। ठीक है, चलो एक बार आपको चेक जो है, देखो, रुको एक बार, क्वेश्चन नंबर 20, 20 का ये इनर व्हील्स, इनर व्हील्स। ठीक है, देखो, बिकॉज द रिएक्शन ऑन इनर व्हील्स डिक्रीजेस,
देखो मैं आपको और अच्छे तरीके से बता देता हूँ। ये कार है, कार के जो व्हील्स हैं वो पता है क्यों क्यों जो है ग्राउंड पे टिके रहते हैं? क्योंकि अंदर वाला जो फोर्स होता है, आपको 10 बार बता दिया है कि भाई सेफली जो टब जब टर्न लेती है कार, तो उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। कौन सा फोर्स? उस फ्रिक्शन फोर्स ने उसके टायर को जमा रखा है, पकड़ कर रखी है। अब जब गाड़ी स्किड कर रही है, जब गाड़ी स्किड कर रही है तो होता क्या है, बाहर वाला फोर्स ज़्यादा हो जाता है। तो बाहर वाला फोर्स ज़्यादा हो गया, जैसे ये कार है, ये बाहर वाला फोर्स ज़्यादा हो गया, तो इसको खींचने की कोशिश करेगा, खींचने की क्या करेगा कोशिश, बट इनर्चा भी है इसके अंदर। इनर्चा होने की वजह से कार तो सीधा जाना, मतलब टर्न होते हुए जाना चाहेगी, ठीक है भाई, इनर्चा है तो, सॉरी इनर्चा है, उसकी वजह से कार सीधा जाना चाहेगी। तो होता क्या है, जब वो बाहर की तरफ खींचता है तो अंदर की जो पकड़ होती है वो कम हो जाती है, इनर फोर्स जो है वो कम लगने लग जाता है। इस वजह से जो कार होती है वो ऐसे टर्न मारती है, ठीक है। अंदर के जो व्हील्स होते हैं वो उठते हैं, ना कि ये क्यों उठेंगे? यहाँ पे तो फोर्स ऑलरेडी क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो आज अपन इस चैप्टर को यहीं तक इतना ही फिनिश करते हैं, है ना, फिनिश हो चुका है, कल आगे डिस्कस कर देंगे। ओके ओके बच्चों।